हेलो एस्पायरेंट्स, 3 फेब की न्यूज आइटम्स देख लेते। द हिंदू न्यूज़पेपर से 11 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, हम इनको डिटेल में देखेंगे। पहली न्यूज आइटम है यूएस एनजीओ टू वाइंड अप ऑपरेशंस इन इंडिया। तो ये यूएस बेस्ड क्रिश्चियन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है, कंपैशन इंटरनेशनल। दिस इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल डोनर इन इंडिया। तो इनको प्रायर परमिशन कैटेगरी में रखा गया था। तो ये इंटरनेशनल एनजीओ है जो डोनेशंस देते हैं इंडिया में to various NGOs functioning in India. So they donate to NGOs. So in ये it was the largest international donor. Around 344 NGOs को इंडिया में वो फंडिंग देते थे और अप्रोक्सीमेटली 292 करोड़ रुपीस हर साल यहाँ से फंड आता था। लास्ट 30 ईयर से ये कंपैशन इंटरनेशनल इंडिया में फंक्शन कर रही थी, पर गवर्नमेंट ने इनको मार्च 2016 में प्रायर परमिशन कैटेगरी में डाल दिया था। मतलब इनको जो भी फंडिंग देना है उसके लिए पहले परमिशन लेनी होगी, अप्रूवल मिलेगा तो फंडिंग भी अलाउ की जाएगी। तो ये प्रायर परमिशन कैटेगरी में आने के बाद काफी दिक्कतें इनको आई। इवन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे जॉन कैरी, बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो जब इंडिया में विजिट पे आए थे तब उन्होंने ये कंसर्न रेज किया था और गवर्नमेंट को कहा था कि इसमें से सोल्यूशन वे आउट निकाला जाए। तो ये रीजन इनका प्रायर परमिशन कैटेगरी में डालने का ये था कि एलिगेशंस लगाए गए कि कंपैशन इंटरनेशनल जो एनजीओ को फंडिंग देती है वो एनजीओ रिलीजियस कन्वर्जेंस करते हैं। तो ये एलिगेशन था और उन्होंने प्रूफ भी दिया। पर्टिकुलर 2 एनजीओ जो चेन्नई बेस्ड है उनको लिस्ट आउट भी किया कि इन्होंने रिलीजियस कन्वर्जेंस किया है। और वो कहते हैं कि कंपैशन इंटरनेशनल का खुद का जो मिशन स्टेटमेंट है उनकी वेबसाइट पे, उसमें क्लियरली लिखा है कि उनका एम है कि चिल्ड्रन इन पॉवर्टी बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड फुलफिल्ड क्रिश्चियन एडल्ट्स। तो ये क्रिश्चियनिटी प्रोपोगेट करने के लिए है। तो इसीलिए उनको प्रायर परमिशन कैटेगरी में डाला गया और रिस्ट्रिक्शंस डाले गए, जिसकी वजह से इन्होंने अनाउंस किया है कि हम अपना ऑपरेशंस इंडिया में अभी शट कर रहे हैं। कंपैशन इंटरनेशनल इंसिस्ट करती है कि हमने कोई गवर्नमेंट लॉ ब्रेक नहीं किया है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रिलीजियस कन्वर्जेंस करवाता भी है, as long as they are not forced convergence, then there should be no restriction on that. So कोई लॉ नहीं है जो रिलीजियस कन्वर्जेंस अलाउ नहीं करता है, बिकॉज रिलीजियस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज एक्चुअली अपहेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यू हैव अ राइट टू प्रोपोगेट योर रिलीजन टू। सो यही कंसर्न्स है जिसकी वजह से कंपैशन इंटरनेशनल विल लीव इंडिया। तो ये है कि वो प्रायर परमिशन कैटेगरी में डाला गया था। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी कंसर्न रेज किया था, बट फाइनली अब वो, तो उनको कंसेशन तब दिया भी गया था कि 10 एनजीओ को अलाउ किया था कि आप फंडिंग रिसीव करो। तो उनको सबको सारे एनजीओ जो फंक्शन कर रहे थे, जो प्रोग्राम्स उनके चल रहे थे, वो बीच में उनको खत्म नहीं करने थे, उनको सब कंटिन्यू करने थे। तो काफी सारा फंडिंग और वेलफेयर मेजर्स यहाँ पे लिए जा रहे थे। अगला न्यूज आइटम है बजट अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट फॉर एससीज एसटीज। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्टिविस्ट जो है वो कह रहे हैं कि ये बजट 2017 में हमने ऑलरेडी देखा है प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये डिफ्रेंसिएशन एंड कर दिया गया है, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ये क्यों किया गया हमने ऑलरेडी बजट के लेक्चर में डिस्कस किया है। तो अब इसके बाद जो सब प्लान्स भी थे, क्योंकि प्लान एक्सपेंडिचर कुछ होगा नहीं, तो सब प्लान्स जो थे, शेड्यूल कास्ट सब प्लान और शेड्यूल टाइप ट्राइब सब प्लान, तो ऑफकोर्स वो भी एंड हो गए हैं। तो इनकी जगह पे अभी अलोकेशन लाए गए हैं। तो अलोकेशन फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट और अलोकेशन फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, ऐसे करके यहाँ अलोकेशन किया जा रहा है। पर ये अलोकेशन कितना किया जाएगा तो वो सब प्लान के अकॉर्डिंगली हो, इसलिए जाधव गाइडलाइंस थे जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया था कि कितना परसेंटेज अलोकेशन होना चाहिए। तो ये जाधव गाइडलाइंस को एक्चुअली फॉलो नहीं किया गया। आना चाहिए था शेड्यूल का सब प्लान के हिसाब से, जो अलोकेशन हो रहा था उसके हिसाब से अराउंड 96,847 करोड़ आना चाहिए था फॉर एससीज, बट ये बजट में सिर्फ 52,393 करोड़ आया, मतलब ऑलमोस्ट 50% लेस। इवन एसटीज के लिए अराउंड 50,000 था तो 32,000 आया है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अलोकेशन काफी हद तक रिड्यूस किए गए हैं। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि जो सारे स्कीम्स थी एससीज एसटीज के रिलेटेड वो भी काफी रिड्यूस कर दी गई है। रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबरर्स जो एक इंपॉर्टेंट स्कीम थी जिसके अंदर बेनिफिशियरीज मेजरली एससीज और एसटीज थे, इसको स्क्रैप कर दिया गया है। नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनको फंडिंग कम कर दिया गया है। रिहेबिलिटेशन ऑफ स्कीम फॉर मैनुअल स्कैवेंजर्स, इनको भी फंडिंग काफी कम हो गई है। तो ये हाईलाइट कर किए जा रहे हैं बाय दी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्टिविस्ट। इवन दलित आदिवासी वुमेन के एलोकेशन को भी कह रहे कम हो गया है अंडर जेंडर बजट कैटेगराइजेशन। वो ये भी कह रहे हैं कि जो दलित और आदिवासी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है उसमें 12,000 करोड़ का बैकलॉग है, तो उसको भी फुलफिल किया जाए। तो ये डिमांड्स रखे जा रहे हैं।
अगला न्यूज आइटम है ट्रिपल एजेंडा बजट 2017। सो बजट 2017 अपार्ट फ्रॉम बजटिंग टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इंटरनेशनल हेडविंग्स, तो ये भी किया गया है, मतलब इंटरनेशनल सिनारियो कैसे, उस हिसाब से इंडियन इकोनॉमी को कैसे फंक्शन करना चाहिए, उसके लिए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। फिस्कल कंसोलिडेशन को प्रायोरिटी दी गई है और डिमोनेटाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे ओवरकम करना है उसके लिए भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो ये बजट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है हमने बजट लेक्चर में पूरा डिस्कस किया है। फिस्कल FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट क्या था 2003 में, वो क्यों फुलफिल नहीं हो पाया, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट कितना लाना चाहिए, जो नई कमिटी बनी फिस्कल डेफिसिट का वो टारगेट उन्होंने क्या दिया है, वो सारा हमने बजट के लेक्चर में डिस्कस किया है, वो डिटेल में आप देख सकते हैं। यहाँ पे वही उन्होंने इस प्रोविजन को अप्रिशिएट किया है। जो न्यू कमेटी थी उसमें उन्होंने फिस्कल डेफिसिट को 3% टारगेट देके 5% का प्लस माइनस लीवे दिया था, पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि फिस्कल डेफिसिट टारगेट वो 3.2% रखेंगे, तो उन्होंने पूरा लीवे भी नहीं यूज किया, तो दैट इज ऑल्सो अप्रिशिएटेड। डेट टू जीडीपी रेशियो फिलहाल 70% है, विच इज अमंग्स द हाईएस्ट इन द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, तो इसीलिए इनिशिएटिव लेना चाहिए इसको कम करने को। तो FRBM कमेटी जो अब है उन्होंने रिकमेंड किया है कि ऑप्टिमम डेट टू जीडीपी रेशियो फॉर इंडिया 60% होना चाहिए, इसमें से 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, 20% स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो ये रिकमेंडेशन दिया गया था। फिर रिगार्डिंग डिमोनेटाइजेशन कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसके लिए उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स जो रिड्यूस किया है फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो उनको 30% से 25% लाया गया है, जिनका एनुअल टर्नओवर अप टू 50 करोड़ रुपीज है उनके लिए, तो ये इनिशिएटिव से भी काफी इनको बेनिफिट होगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन करना और पब्लिक आउटले इंक्रीज करना, मतलब पैसा मार्केट में डालना, इस इनिशिएटिव्स की वजह से भी काफी सारा स्टिमुलस मिलेगा और डिमोनेटाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस को काफी कम किया जा सकता है, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस को, तो ये भी अप्रिशिएट किया गया है। अगला न्यूज आइटम है कस्टम लॉ रिफॉर्म्स सीक फ्लायर्स रिकॉर्ड्स। तो बजट के जो फाइनेंस बिल जो टेबल की गई है पार्लियामेंट में, हमने ये डिस्कस किया है बजट में कि बजट एक्चुअली कंप्राइजेस ऑफ 2 बिल्स, अप्रोप्रिएशन बिल होता है, फाइनेंस बिल। जब ये 2 बिल पार्लियामेंट में पास हो जाते हैं मतलब बजट पास हो गया। तो ये फाइनेंस बिल के अंदर प्रोविजंस होते हैं रिगार्डिंग के फाइनेंस कैसे आना है, तो काफी सारे प्रोविजंस होते हैं वो। तो इनमें एक प्रोविजन ये भी डाला गया है कि सारी एयरलाइंस जो इंडिया में अभी फ्लाई करेगी यहाँ पे या यहाँ से फ्लाई आउट करेगी, उनको कंपल्सरीली पैसेंजर नेम रिकॉर्ड सबमिट करना होगा टू दी गवर्नमेंट फ्यू डेज इन एडवांस, मतलब थोड़े दिन पहले ही सबमिट करना होगा बिफोर एवरी फ्लाइट डिपार्चर अराइवल। तो ये अमेंडमेंट किया जाएगा कस्टम्स एक्ट 1962 में, तो ये न्यू सेक्शंस डाले जाएंगे 30A एंड 41A, तो इससे ये ऑब्लिगेटरी हो जाएगा। अगर वो नहीं देते ये पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, ये चीजें वो नहीं देंगे तो उनको फाइन लगेगा, अराउंड 50,000 फाइन होगा एयरलाइंस को अगर वो नहीं प्रोवाइड कर पाए ये इन्फॉर्मेशन इन टाइम। तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ऑथराइज्ड अथॉरिटी है जहाँ पे इनको ये इन्फॉर्मेशन देना होगा। प्रेजेंटली वो ये इन्फॉर्मेशन सबमिट कर रहे हैं, तो डिटेल्स जो जनरल डिटेल्स है जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी ऑफ पैसेंजर्स, ये डिटेल्स तो सबमिट होती है, बट वो 15 मिनट बिफोर द फ्लाइट टेक ऑफ ऐसे वो फाइनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पर अब ये कंपलसरी हो जाएगा, फ्यू डेज इन एडवांस देना होगा और मैंडेटरी होगा, नहीं तो फाइन लगेगा। तो ये ऐसा प्रैक्टिस ऑलरेडी है काफी कंट्रीज में इंटरनेशनली, जैसे US, UK, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, यहाँ पे सब वो डिमांड करते हैं कि PNR डिटेल्स पैसेंजर्स को देने चाहिए अराउंड 3 डेज इन एडवांस। तो इवन इंडियन एयरलाइंस जो यहाँ पे ये कंट्रीज में फ्लाई करती है, यहाँ से टेक ऑफ लैंड करती है, उनको भी ये PNR डिटेल्स ऑलरेडी सबमिट करना होता है, तो अब इंडिया भी ये डिमांड करेगी। तो ग्लोबल एयरलाइन बॉडी है जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, IATA जिसको बोलते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है गवर्नमेंट को कि आप कंसल्टेशन होल्ड करो विद द एयरलाइंस और UN इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस है ऑन PNR डेटा उनको फॉलो करना चाहिए। तो ये IATA जो है ये एसोसिएशन इंटरनेशनल एयरलाइंस की है, तो अराउंड 268 एयरलाइंस इनके मेंबर्स है, दे रिप्रेजेंट अराउंड 117 कंट्रीज। तो ये एयरलाइंस के सपोर्ट में और इंडस्ट्री पॉलिसी स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट करने के लिए इनिशिएटिव्स लेती है। अगला न्यूज आइटम है RBI कॉशंस अगेंस्ट वर्चुअल करेंसीज। तो RBI ने काफी टाइम ये कॉशन इनिशिएट किया है, फिर से उन्होंने कॉशन किया है सारे यूजर्स
होल्डर्स जिनके पास ये पैसा है या जिन जो इनमें ट्रेड करते हैं वर्चुअल करेंसीज में। तो वर्चुअल करेंसीज क्या होती है हम देखेंगे, और मोस्ट फेमस वर्चुअल करेंसी है बिटकॉइंस। उन्होंने कहा ये सारे इनको इनके रिलेटेड पोटेंशियल जो रिस्क है, फाइनेंशियल, लीगल और सिक्योरिटी रिस्क, वो उनको पता होना चाहिए। तो ये उनको अलर्ट कर रही है आरबीआई। और आरबीआई ने कहा है कि हमने किसी को भी लाइसेंस या अथॉरिटी किसी को नहीं दिया है कि वो ऐसी स्कीम्स ऑपरेट करे, बिटकॉइन या कोई और वर्चुअल करेंसी स्कीम ऑपरेट की जाए। तो ये वर्चुअल करेंसी होती क्या है और कंसर्न्स क्या है वो हम देखते हैं। तो वर्चुअल करेंसी इज डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वैल्यू। सो डिजिटली ट्रेडेड होती है ये, तो ये अकाउंट में ये स्टोर्ड वैल्यू डिजिटली होती है। तो बट ये लीगल टेंडर नहीं हो सकती। मतलब लीगल टेंडर कौन देता है, गवर्नमेंट्स देती है। तो गवर्नमेंट अथॉराइज्ड होता है, लीगल टेंडर होता है कि आपको इस पैसे के रिटर्न में आपको इतना अमाउंट मिलेगा। So that is the legal tender, but virtual currencies are not, they are not by any government as such. तो virtual currencies generate कैसे होती है, ई मनी अलग होता है। ई मनी आप मनी कोई नया जनरेटेड मनी नहीं है जिसको आप बाय कर रहे हो, दैट इज एक्चुअल मनी जस्ट स्टोर्ड इन दैट अकाउंट। जैसे आपके ई वॉलेट्स होते हैं शॉपिंग साइट्स पे, वो अलग है। मतलब उसमें आपने सिर्फ पैसा डाला है, ये मनी उसमें ऐसे रिप्रेजेंट करके अवेलेबल है, ई मनी जैसे डिजिटाइज। बट वर्चुअल करेंसी ऑनलाइन जनरेट होती है। तो बिटकॉइन जैसा एक एग्जांपल है, हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो बिटकॉइंस कैसे जनरेट होते हैं, ये माइन किए जाते हैं। तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला फंक्शन होता है जिसको सॉल्व करना होता है। तो मैथमेटिकल फंक्शन सॉल्व करके एक बिटकॉइन जनरेट होता है। तो सारे माइनर्स होते हैं जो बिटकॉइन जनरेशन में लगे होते हैं, और एक जनरल लॉग होता है। तो वो लॉग सबको अवेलेबल होता है कि कौन से बिटकॉइन जनरेट हो चुके हैं। तो एवरी बिटकॉइन जनरेट होने के बाद नेक्स्ट बिटकॉइन जनरेट होने की रेस लगती है। जिसने ये मैथमेटिकल फंक्शन पहले सॉल्व करके बिटकॉइन जनरेट कर दिया, मतलब उनको वही बिटकॉइन मिला। तो देन एवरीबडी हैज टू गो फॉर द नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन सॉल्विंग, ऐसे। तो ये ऐसे बिटकॉइंस माइन होते हैं। ये ऐसे जनरेट हो रहे हैं। मतलब ये लीगल टेंडर तो है नहीं, कोई अथॉरिटी है नहीं जो इनको ये देती है। और बिटकॉइंस किसने बनाया है, ये पूरा मैथमेटिकल फंक्शन भी, वो भी ओपनली रिवील्ड नहीं है। तो ये बिटकॉइंस एक बार जनरेट हो गए तो आप इसमें एक्सचेंज कर सकते हैं। इसकी एक वैल्यू होती है, पर्टिकुलर वैल्यू। तो वो वैल्यू जो इसके एसोसिएटेड है उसने में आप इसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसके रिटर्न में आप जहाँ पे एक्सेप्टेड होते हैं वहां से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, गुड्स सर्विसेज वगैरह। तो ये नॉर्मल करेंसी जैसे फंक्शन करती है। बट कंसर्न इसमें क्यों है, सेंट्रल बैंक्स ऑल ओवर को कंसर्न है कि बिटकॉइंस में आप पैसा ना डालें, बिकॉज व्हाट दीज बिटकॉइंस आर ट्राइंग टू डू एंड व्हाई वुड एनीबडी इन्वेस्ट एंड हैव बाय दीज बिटकॉइंस। द रीजन ये है कि ये अननोन होता है कि आप किसके पास कितना है, पैसा है, क्या है, वो डिटेल रिवील नहीं हो सकती। सो आइडेंटिटी इज कंप्लीटली डिस्क्लोज। मतलब कि जैसे टैक्स हेवन्स होते हैं, स्विस बैंक अकाउंट से वहां पे पैसा है, तो यहाँ पे पैसा क्यों डालते हैं, क्योंकि स्विस बैंक्स की ये पॉलिसीज होती है, वो अपने कस्टमर्स के नाम रिवील नहीं करेंगे। हालांकि अभी बहुत प्रेशर डाला भी जा रहा है, तो इंडिया को ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं हुआ है। बट स्विस बैंक अकाउंट्स होल्डर्स मीन्स उनकी आइडेंटिटी सीक्रेट है। मतलब कितना पैसा है वहां किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कोई गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। तो ये टैक्स हेवन्स होते हैं जहाँ पे आप अपना पूरा पैसा रख सकते हैं। तो बिटकॉइंस भी जब यहाँ पे कंप्लीटली आइडेंटिटी सीक्रेट रहती है, जितना पैसा यहाँ डालो तो it remains safe, not known as such to anybody, they were not asked to pay any taxes। तो वो एक रीजन है क्यों बिटकॉइंस इतने पॉपुलर हो सकते हैं। तो ये बिटकॉइंस के अगेंस्ट जो कंसर्न्स है, जो रिस्क है, वो हाईलाइट किए करते हुए आरबीआई काफी टाइम गाइडलाइंस और ऐसे कॉशंस रेस करती है। तो ये आप देख सकते हैं वर्चुअल करेंसीज जो होती है वो क्या होती है। तो बिटकॉइन एक मोस्ट फेमस एग्जांपल है, बाकी भी काफी सारे क्रिप्टो करेंसीज है जैसे कि रिपल, लाइट कॉइन, एथेरियम। तो ऐसे है क्रिप्टो करेंसी, मतलब क्रिप्टोग्राफी से, टेक्नोलॉजी से, क्रिप्टोग्राफी से ये जनरेट की जाती है और वैलिडेट की जाती है। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है जो इनको इशू करती है, ऐसा कुछ नहीं है। कन्वर्टेबल है, आप करेंसी से बाय कर सकते हैं, गुड सर्विसेज इससे बाय कर सकते हैं। नॉट डिनोमिनेटेड इन लीगल टेंडर, कोई लीगल टेंडर नहीं दिया जाता कि इसका अश्योर्ड आपको इतना वैल्यू मिलेगा। और ये डिजिटल करेंसीज है, डिजिटली रिप्रेजेंटेड वैल्यू है। पर ई मनी को आप इसमें वर्चुअल करेंसीज में ऐड ना कीजिए, ये दिस यू शुड जस्ट इग्नोर, क्योंकि ई मनी इज अलाउड, हैविंग योर मनी इन सम वॉलेट और समथिंग इज अलाउड, देयर इज नो कंसर्न। So this is regarding bitcoins. You can see how you can even have your account and buy them and transact in them. फिर अगला न्यूज आइटम है, एनपीएस सब्सक्राइबर्स कैन प्रीमेच्योरली विड्रॉ 25% ऑफ कॉपर्स टैक्स फ्री।
सो एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम है, तो इसमें बजट 2017 में अनाउंस किया गया कि अभी इसके मेंबर्स 25% इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं प्री मैच्योरली, मतलब पेंशन मैच्योर होने से पहले, मतलब रिटायरमेंट एज से पहले आप विड्रॉ कर सकते हैं 25% जितना अक्यूमुलेट हुआ है विदाउट एनी टैक्सेस। तो ये एनपीएस को ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। प्लस और एक प्रोविजन जो लाया गया इन दिस बजट 2017 है कि सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स जो है वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अप टू 20%। पहले सिर्फ 10% तक अलाउड था, अब इसको 20% कर दिया गया है। तो क्योंकि यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो कुछ होता नहीं है, इसलिए 10% को अभी 20% कर दिया गया, पर सीलिंग लिमिट होगी, मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, ये न्यू पेंशन सिस्टम है जो इनिशिएट किया गया इन 2003। तो ये 2004 1 जनवरी 2004 से इफेक्टिव हुआ है बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और 2009 से ये ओपन कर दिया गया फॉर ऑल सिटीजन। पहले सिर्फ ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए था, बट नाउ इट इज ओपन टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया सिंस 2009। तो ये नेशनल पेंशन स्कीम क्या होता है कि आप इसमें कंट्रीब्यूशन करो और कंट्रीब्यूशन के बाद रिटायरमेंट एज पे 60 इयर्स ऑफ एज पे मैच्योरिटी होने पे आप 60% इसका विड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम 40% आपको इन्वेस्ट करना होगा इन एन्युटी प्लान, तो उस हिसाब से आपको लाइफ लॉन्ग एन्युटीज मिलेगी, मतलब पेंशन मिलते रहेगा। तो अब इसमें आप एनपीएस के अंदर प्रोविजंस दिए गए कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ज्यादा रिस्की जो होते हैं उनमें ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है, और जो कम रिस्क की इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें कम मिलता है। तो जैसे ये ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ये जो फॉर एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और ये एनपीएस ई जो होता है, तो ई है इक्विटीज। तो आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज्यादा, सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा बिकॉज इट इज रिस्की। देन कॉर्पोरेट फंड्स में आप इन्वेस्ट करोगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, तो आपको ये इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं। एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच आर लीस्ट रिस्की, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं। तो ऐसे आपको ये आपको ऑप्शन देते हैं कि आप कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो एनपीएस में। फिर अगला न्यूज आइटम है पाकिस्तान मूव अननर्व्स मिलिटेंट्स। तो पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा चीफ हफीज सईद जो है उनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया है। तो ही वाज द वन इन्वॉल्व इन द मुंबई टेरर अटैक्स ऑफ 2008। तो इनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए डिमांड्स तो इंडिया के थे ही, प्लस इवन मौलाना मसूद अजहर जो है ही इज अक्यूज्ड इन द पठानकोट एयरवेज अटैक इन जैन 2016। तो उनके अगेंस्ट भी एक्शन लेने के डिमांड्स है। तो अभी पाकिस्तान ने एक्शन लिया है, और पाकिस्तान मीडिया में ये कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ चाइनाज प्रेशर ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है, बट देन चाइना रिफ्यूट्स दिस। So whatever be the reason, this is good news that Hafiz Saeed has been put under house arrest. But militant outfits in Jammu and Kashmir इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं कि इसके consequences बुरे हो गए, पाकिस्तान को ये बता रहे हैं, बट ऑफ कोर्स इट्स अ गुड इनिशिएटिव। अगला न्यूज आइटम है डोनाल्ड ट्रम्प पुट्स ईरान ऑन नोटिस। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो यूएस प्रेसिडेंट अब बने हैं, तो उन्होंने पहले ही कहा था कि ईरान को वो जो न्यूक्लियर डील भी साइन हुआ था, मतलब दैट वाज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो ये प्लान ऑफ एक्शन जो था ये P5+1 कंट्रीज, मतलब 5 जो परमानेंट मेंबर्स है यूएन के +1 जर्मनी होता है, तो P5 ये 6 कंट्रीज और ईरान के बीच में ये डील हुआ था। तो ईरान के ऊपर कमिटमेंट्स लाए गए थे कि ये सारे कमिटमेंट्स वो करे, और इसके रिटर्न में जो उनके ऊपर ट्रेड एम्बार्गो था वो सारा हटाया जाएगा, बट ये रिवर्सिबल रिलीफ होगी, मतलब ये टेम्पररी रिवर्सिबल रिलीफ दी जाएगी सैंक्शन से जब तक वो कमिटमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं। अगर वो फुलफिल करने से फेल हो जाएंगे तो ये रिलीफ रिवोक कर दिए जाएंगे। तो ऑयल सेक्टर में हमको भी, इंडिया भी ऑयल इंपोर्ट करती है ईरान से, तो पे करने में काफी दिक्कतें आ रही थी, बैंक्स को अलाउड नहीं था यहाँ पे पेमेंट करना। तो ऑयल क्योंकि वो करेंगे तो यूएस में उनको सैंक्शन कर दिया जाएगा, यूएस फंक्शनिंग अलाउड नहीं होगा, तो इसीलिए काफी सारे कंसर्न्स आ गए थे। तो अब ये सैंक्शंस रिलीज कर दिए गए, लिफ्ट कर दिए गए फ्रॉम ईरान, बट अब यूएस फिर से डिमांड कर रही है कि ये सैंक्शंस उन पे लाए जाए। तो ये उनको नोटिस पे डाला उन्होंने, क्योंकि वो कहते हैं ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया था, तो दैट इज वायलेशन ऑफ यूएन रेजोल्यूशन। तो ईरान तो ऑब्लिगेशंस अपने फुलफिल करे वो कह रहे, बट यूएस इनके ऊपर प्यूनिटिव मेजर्स डालेंगे फॉर द मिसाइल टेस्ट एंड अदर एक्टिविटीज। तो ये इनिशिएटिव लिया गया है। डोनाल्ड ट्रम्प वाज आल्सो टॉकिंग कि ये ईरान न्यूक्लियर डील को स्क्रैप करना है, बट फिलहाल ऐसे टर्म्स स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं, क्योंकि अदर कंट्रीज ने भी कहा कि ये सिर्फ ईरान और यूएस के बीच में डील नहीं है, दीज आर ऑल कंट्रीज इन्वॉल्व, तो ऐसे ये स्क्रैप नहीं हो सकते। फिर अगला न्यूज आइटम है
ब्रिटिश एमपीज वोट ओवरवेलमिंगली फॉर ब्रेक्सिट बिल। तो ये ब्रेक्सिट के अंदर डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए। जून 2016 में रेफरेंडम हुआ जिसमें लोगों ने वोट किया कि वो ब्रिटेन चाहते कि ब्रिटेन ईयू से एग्जिट हो जाए, ब्रेक्सिट हो। और ब्रेक्सिट होने के लिए तो प्रोसीजर स्टार्ट करना होता है, कोई भी कंट्री को अगर ईयू छोड़ना है तो जो लिस्बन ट्रीटी है ईयू की, उसमें आर्टिकल 50 है जिसमें ये प्रोविजंस है, तो उसको ट्रिगर करना होता है। और वो उसके होने के बाद, ट्रिगर होने के बाद प्रोसेस स्टार्ट होने के अराउंड 2 इयर्स लगते हैं फाइनली जब एग्जिट होगा। तो यूके गवर्नमेंट जल्दी में थी कि ये इनिशिएटिव लिया जाए और एग्जिट शुरू हो, बिकॉज एग्जिट प्रोसेस शुरू होना भी जल्दी जरूरी है, बिकॉज जब तक एग्जिट नहीं होता क्लियरली तो अनसर्टेनिटी रहती है, तो अनसर्टेनिटी इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। तो ये वो चाहते कि ये जल्दी से प्रोसेस कंप्लीट हो, इसीलिए वो ट्रिगर कर रहे थे आर्टिकल 50, पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया इन यूके के ब्रेक्सिट, ये आर्टिकल 50 ट्रिगर तब तक नहीं हो सकता जब तक पार्लियामेंट इसको अप्रूव ना करे, बिकॉज लीगली देखा जाए तो ये सिर्फ एक रेफरेंडम था, इसका कोई लीगल बाइंडिंग था नहीं। तो पार्लियामेंट को इसको अप्रूव करना तो जरूरी था ही, पर गवर्नमेंट का कहना ये था, जो गवर्नमेंट इन पावर है ब्रिटिश पीएम वीजा में, उनका कहना ये था कि पार्लियामेंट पास करे बिल, पर तब तक हम प्रोसेस भी स्टार्ट करें। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, पहले पार्लियामेंट अप्रूव करेगी फिर ही प्रोसेस आप इनिशिएट कर सकते हो। तो इसीलिए एक छोटा सा बिल बनाया गया विदाउट मच सेक्शंस प्रोविजंस, जो इनिशिएट इंट्रोड्यूस किया गया इन हाउस ऑफ कॉमन्स। और हाउस ऑफ कॉमन्स में अभी न्यूज यही है कि ओवरवेलमिंगली इसको वोट किया गया फॉर इन फेवर ऑफ दिस और पास हो गया है। तब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाएगा जहाँ पे अपोजिशन आएगा, ये एक्सपेक्टेड है। तो अब देखते हैं वहां पे कैसे होगा। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पास हो जाएगा, देन ओनली आफ्टर दैट जब पूरा बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा तभी आर्टिकल 50 ट्रिगर हो जाएगा। तो ये अब तक के डेवलपमेंट है इन ब्रेक्सिट। तो ये 2017 में एग्जिट स्टार्ट हुआ, तो 2019 तक टाइम लगेगा अग्रीमेंट्स फाइनलाइज होने को, एंड इट में एक्सटेंड फर्दर आल्सो। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ नेगोशिएशंस टेक प्लेस। तो इट वाज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ब्रेक्सिट। फिर अगला न्यूज आइटम है, जीन वेरिएंट्स कैन ऐड 2 सेंटीमीटर टू योर हाइट। तो ये एक रिसर्च है, अराउंड 300 रिसर्चर्स फ्रॉम 5 कॉन्टिनेंट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ये सारे इन्वॉल्व थे। दे वर गोइंग थ्रू जेनेटिक डेटा ऑफ 7,11,428 पीपल। तो वो जेनेटिक डेटा देख के वेरिएंट्स, जीन वेरिएंट्स देख रहे थे कि कौन से जीन से डिफरेंट है जिसकी वजह से ह्यूमन हाइट इन्फ्लुएंस होती है। तो इन्होंने 83 रेयर जीन वेरिएंट्स देखे हैं जिसकी वजह से हाइट पे इन्फ्लुएंस होता है। तो सम जीन्स काफी सारा ऐड करते हैं हाइट को, सम काफी सारा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अराउंड 2 सेंटीमीटर तक का, 0.8 इंचेस तक का ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ दीज जीन्स प्रेजेंट। सो जीन्स क्या होते हैं, ये जीन्स आपका जैसे ह्यूमन सेल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म का सेल होता है, उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है, ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये डीएनए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये डीएनए wound together होते हैं। तो ये set of a particular section of DNA is called genes. So there are number of genes on chromosomes. So हर जीन का specific function होता है। तो वो जेनेटिक डिकोडिंग भी किया गया है। तो जेनेटिक जीन्स कौन से फंक्शन के लिए, तो वो ही स्टडी करके समझने की कोशिश की जाती है कि कौन से जीन से क्या इन्फ्लुएंस होता है। तो ये एक स्टडी इस बारे में थी। फिर अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, bird lovers help scientists uncover secrets behind evolution of beaks. तो ये इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स है, ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ बीक्स ऑफ बर्ड्स। तो ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे, इन्होंने विजिट किया था गालापागोस आइलैंड इन ड्यूरिंग दोस टाइम्स। तो ये गालापागोस आइलैंड इक्वेडोर का पार्ट है इन साउथ अमेरिका, तो ये पैसिफिक आइलैंड ओशन पे है। यहाँ पे इन्होंने स्टडी किया अबाउट वेरियस ऑर्गेनिजम्स जो यहाँ स्पेसिफिकली पाए जाते हैं, और बाद में उन्होंने ये ऑर्गेनिजम्स जो बाकी सारे ऑल अराउंड द वर्ल्ड भी पाए जाते हैं उनको स्टडी किया और देखा कि काफी सारी सिमिलैरिटीज भी है इनमें और काफी सारे डिफरेंसेस भी है। मतलब ये समझ में आया कि ये इवॉल्व हुए, तो ये एवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ है। तो उन्होंने एवोल्यूशन थ्योरी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सेक्सुअल सिलेक्शन से तो एवोल्यूशन होता है, प्लस नेचुरल सिलेक्शन से भी एवोल्यूशन होता है। तो जो नेचुरली नीड्स, जो रिक्वायरमेंट्स होती है उस हिसाब से फीचर्स इवॉल्व होते हैं, फिजिकल फीचर्स भी। तो इसकी स्टडी उन्होंने की थी और ये थ्योरी दिया था। तो ये गालापागोस आइलैंड है, तो ये HMS बीगल जो शिप थी उस पे उन्होंने सेल करके गालापागोस आइलैंड विजिट किया था। वहाँ उन्होंने देखा ये सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये इग्वाना है, जायंट इग्वानास, फिर ये है जायंट
टॉर्टोइज, तो इग्वानाज ये जैसे कमीलियंस होते हैं जो अपना कलर चेंज कर सकते हैं, वैसे इग्वानाज भी अपना कलर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट सराउंडिंग। तो ये जो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका था, तो वो टाइम पे ये न्यू वर्ल्ड का माना गया था कि जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो ये न्यू रीजन में भी जो ऑर्गेनिजम्स थे जब उनको बाकी जगहों के ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया गया तो काफी सारी सिमिलैरिटीज भी थी, हालांकि डिफरेंसेस भी थे। तो दिस वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। तो इसीलिए इन्होंने ये आइडिया डाला कि ये जो हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि जहाँ पे ये ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उसके हिसाब से ये इवॉल्व हुए। ये गालापागोस आइलैंड यहाँ पे है, इक्वेडोर का पार्ट है इन द पैसिफिक। तो ये डिफरेंसेस जो इन्होंने ऑब्जर्व किए वो इवन गालापागोस आइलैंड में भी जो स्पीशीज थे उनमें भी काफी डिफरेंसेस थे। जैसे वो कहते हैं गालापागोस टॉर्टोइज जो टॉल प्लांट्स के एरिया में रहते थे उनके लॉन्ग नेक्स और लॉन्ग लेग्स थे, और जो लो प्लांट्स एरिया में रहते थे उनके शॉर्ट नेक्स और शॉर्ट लेग्स थे। तो ये एवोल्यूशन हुआ है वो क्लियर होता है। फिर गालापागोस फिंचेस जो थे, ये बर्ड्स है, तो डार्विन फिंचेस भी कहते हैं उनको। तो ये जहाँ पे हार्ड शेल नट्स मिलते हैं वहां पे रहते थे, उनके स्ट्रॉन्ग बीक्स थे, और जो इंसेक्ट्स और फ्रूट्स खाते थे उनकी लॉन्ग और थिन बीक्स थी। तो दिस इज व्हाट ही अंडरस्टूड। तो वो एक कंसेप्ट दिया गया अबाउट अडेप्टिव रेडिएशन। सो रेडिएशन मतलब फैलना इन वेरियस प्लेसेस। तो ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट होके काफी अलग अलग निशेज में जब जाते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो वो उस हिसाब से इवॉल्व होते और स्प्रेड होते। तो अडेप्टिव रेडिएशन बेसिकली मीन्स एवोल्यूशन एंड स्प्रेडिंग आउट ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इनटू न्यू निशेज। तो निश क्या होता है इन एनवायरनमेंट के, एक एनवायरनमेंट जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और वो उसके उसके अकॉर्डिंगली अडेप्टिव रिस्पॉन्स लाते हैं कि वो कैसे उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करे अपने फीचर्स। तो दैट इज कॉल्ड अ निश। जनरलाइज्ड अडेप्टिव रेडिएशन जैसे कंसेप्ट होता है अबाउट ह्यूमंस, कि वो हर जगह पे जाके उन्होंने अडेप्ट होके रेडिएट हुए हर जगह पे और अडेप्ट हो गए, तो जनरलाइज है। स्पेशलाइज्ड अडेप्टिव रेडिएशन थोड़े स्पीशीज जो होते हैं जो कोई पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही अडेप्ट होके डेवलप होते हैं, तो दैट अडेप्टिव रेडिएशन ये कंसेप्ट होता है। सो बर्ड्स के रिलेटेड भी जैसे बीक एवोल्यूशन देख के भी ये काफी सारा समझा जाता है कि ये अडेप्ट करके कैसे इवॉल्व हुए। तो यही एक स्टडी ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल रिसर्चर्स कर रहे थे, ये समझने के लिए उनको इसमें बर्ड लवर्स ने भी काफी सारा इंफॉर्मेशन डिटेल देके हेल्प किया। तो 2000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इसमें स्टडी की गई। तो ये वो समझने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग के पॉपुलेशन में एक फास्ट बर्स्ट ऑफ एवोल्यूशन होता है और फिर एक स्लो डाउन होता है। तो ये फास्ट बर्स्ट और स्लो डाउन कभी ये एक्सप्लेन नहीं किया गया ऑन अ ग्लोबल बेसिस, तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन इस पे हो रहा है। और इन्होंने इसमें भी यही क्लैरिफाई किया कि स्लो डाउन तो ग्लोबली नहीं हुआ है क्योंकि एवोल्यूशन होता रहा है, पर थियोरी ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन है वो क्लियरली उन्होंने समझी कि ये कैसे बर्ड्स इवॉल्व होके उनकी बीक्स इवॉल्व होके ये रेडिएट हुए बेस्ड ऑन दी एनवायरमेंट, बेस्ड ऑन दी निश एज सच। तो वो यहाँ पे डिटेल किया गया इस स्टडी में, इस रिसर्च में। तो यही थे थर्ड फेब के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।